नमस्कार, मेरा नाम है विपिन कुमार। बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर और उस विषय का नाम है त्रिभाषा सूत्र यानी ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला। ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये बड़ा मुश्किलों वाला है। कई बार इस पर लोगों की सहमति होती है, नहीं होती है। कई साउथ के लोग कहते हैं कि भाषाओं के मामले में जो राष्ट्रीय भाषा की बात हिंदी में की जाए तब वो उथल पुथल महसूस करते हैं। भारत में भाषाई विविधता है। भारत के पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के पास ऑफिशियल लैंग्वेज या स्टैंडर्ड भाषा के रूप में हिंदी है। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था में कौन सी भाषा को महत्व दिया जाए कि प्रत्येक बच्चे का पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता सुनिश्चित हो पाए। ये बहुत ही विचार विमर्श के बाद कई सारे शिक्षाविद और सरकारों ने इस बात पर सम्मिलित रूप से प्रयास किए कि भारत की भाषाई विविधता को समेटा कैसे जाए, महत्व कैसे दिया जाए। क्योंकि भाषाएं किसी की अस्मिता यानी आइडेंटिटी का निर्माण करती हैं और किसी की भाषा के साथ खिलवाड़ उसके व्यक्तित्व के खिलवाड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भारत में इतनी ज्यादा भाषाई विविधता है कि इसे संरचना के आधार पर 5 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है, तो इन परिवारों में कैसे सहमति बने भाषाई स्तर पर, इसके लिए 1961 में भारत में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की गई, जिसमें इस बात की सहमति बनी कि भारत की भाषाई विविधता समेटना है तो त्रिभाषा सूत्र यानी ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले को महत्व देना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर त्रिभाषा सूत्र के ऊपर चर्चा शुरू हुई तो एक जाने माने शिक्षाविद श्रीधर 1989 में इन्होंने एक डिस्कस किया कि सामूहिक अस्मिता के हितों में, सामूहिक अस्मिता का मतलब यहाँ हुआ कि लोगों की जो आइडेंटिटी है, जो इतनी ज्यादा विविधता है और भाषाई विविधता, उस विविधता में अस्मिता का जो निर्माण हो, इसके लिए ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला जरूरी है ताकि प्रत्येक बच्चा अपने आप को स्वीकृत महसूस करे शिक्षा की व्यवस्था में, चाहे वो जिस देश प्रदेश भाषा बोली का बच्चा हो। तो यहाँ पर बात आई कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन में, इस बात को कहा गया कि त्रिभाषा सूत्र 1964 और 66 में कोठारी कमीशन के तहत इस बात को कहा गया कि त्रिभाषा सूत्र को मजबूती दी जाए और इसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में कड़ाई से लागू किया जाए। लेकिन ये बात सिर्फ नियमों तक सीमित रह गई। आज भी भारत के भाषाई परिदृश्य में शैक्षिक वातावरण में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात की जाए तो ये सिर्फ सिर्फ कागजी ही लगती है, क्योंकि इसका ज्यादातर जो काम है वो कागजों पर हुआ है, धरातल पर या कहा जाए इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाया। नहीं तो भारत की स्कूली प्रक्रिया में मातृभाषा को अधिकतम महत्व दिया जाए, क्योंकि यूनेस्को ने इस बात को सिद्ध किया कि भारत में या किसी भी देश में अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा देने की बात की जाए, किस भाषा में देने की बात की जाए, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि उसको मातृभाषा में शिक्षा कन्वे की जाए। इसलिए भारत की संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले को लागू तो किया गया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया, क्योंकि अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरीके से विरोध करते रहे हैं। वो चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो या आने वाले ड्राफ्ट की बात करें, वहां पर भी त्रिभाषा सूत्र को लेकर के समस्या अक्सर खड़ी होती रहती हैं। अब यहाँ हम बात करें कि त्रिभाषा सूत्र है क्या, तो त्रिभाषा सूत्र बेसिकली 3 भाषाओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या पड़ोस या घर की भाषा या समुदाय की भाषा, एक दूसरी भाषा के रूप में स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी राजभाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं, और एक तृतीय भाषा के रूप में अगर हम कहें तो यहाँ पर ग्लोबल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। अब मातृभाषा पहली भाषा नहीं रह जाती है, क्योंकि मातृभाषा सबकी अपनी भाषा होती है जो अपने परिवार और जन्मजात क्षमता के साथ बच्चा स्कूल लेकर आता है या सीख कर आता है। अब पहली भाषा के रूप में हिंदी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत के पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है।
तीसरी बात आती है तब यहाँ ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले में, तो पहली भाषा हिंदी बन जाती है और ग्लोबल लैंग्वेज वैश्विक भाषा या विदेशी भाषा या शास्त्रीय भाषा या दूसरी भाषा के रूप में 5 शास्त्रीय भाषाएं और एक अंग्रेजी जो वैश्विक भाषा के रूप में हमारे सामने ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड है और इसको काफी लोग बोलते और समझते हैं। विदेशी भाषा उसे कहते हैं जो भाषा सीखने सिखाने के समय में उसको बोलने वाले अजनबी हों या दूसरे लोग हों, उसको हम विदेशी भाषा कह देते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण है ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले में इस बात को महत्व दिया गया कि भारत की भाषाई विविधता को एक रणनीतिक तौर पर कैसे समाहित किया जा सकता है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें श्री पटनायक का जो 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम कहा गया, उन्होंने कहा कि त्रिभाषा सूत्र महज एक रणनीति है, न कि राष्ट्रीय भाषा नीति। इस नीति को ऐसे कई मुद्दों व क्षेत्रों का ख्याल रखना होगा जो संविधान में और त्रिभाषा सूत्र दोनों में छूट गए हों। शिक्षा में भाषा की जटिलता स्कूल स्तर पर देखी जा सकती है। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया कि हमारी सरकारी प्रक्रिया में या स्कूली प्रक्रिया में किसी भी बच्चे को भाषाई रूप से पीछे न छोड़ा जाए, इस बात को ध्यान में रखा गया। स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा हो। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सभी राज्यों में द्वितीय भाषा, कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी या गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले में तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या आधुनिक भारतीय भाषा जो उन द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो। तो इस प्रकार से ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले का फॉर्मेशन हुआ और प्रत्येक स्कूली प्रक्रिया में, भारत की स्कूली प्रक्रिया में इस बात को पूर्णतः लागू करने की बात कही गई कि स्कूली स्तर पर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसका कारण यह है कि बच्चे की जो सोचने, तर्क करने और चिंतन करने की क्षमता होती है वो अपनी मूल भाषा में होती है, यानी समस्या समाधान का गुण मातृभाषा में ही संभव है। दूसरी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, पहली जो भाषा आ रही है उसी के आधार पर नई भाषा की तरफ बच्चे को स्थानांतरित किया जाए या ट्रांसफर किया जाए। यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में कि बच्चे की जो भाषाएं हैं उसमें मातृभाषा को महत्व जरूर दिया जाए और स्कूली प्रक्रिया में मातृभाषा से नई भाषाओं को सिखाया जा सकता है। यहाँ पर बात यह भी आती है कि इंटरनेशनल इंटीग्रिटी के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए हमें विदेशी या वैश्विक भाषाओं को महत्व देना पड़ेगा, लेकिन भारत में एक स्टैंडर्ड लेवल पर ऑफिशियल काम करने के लिए हमें मानक भाषा को महत्व देना पड़ेगा। लेकिन बच्चे की मातृभाषाएं जो चिंतन के लिए जरूरी हैं उनको भी बनाए रखना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा, जिससे प्रत्येक बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में अपने आप को समाहित कर पाएगा और पार्टिसिपेशन कर पाएगा। वरना भारत की भाषाई विविधता के कारण प्रत्येक बच्चे को समावेशी वातावरण में महत्व देना संभव नहीं हो पाएगा। तो ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले का कुछ बेसिक फंडामेंटल है, इसके कई सारे लाभ भी हैं। त्रिभाषा सूत्र के कई सारे अच्छी बेनिफिशियल चीजें हैं और इसमें कई सारे दोष भी देखे गए हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। त्रिभाषा सूत्र एक रणनीति के रूप में अपनाए जाने से स्थानीय, शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए स्थिति तैयार हुई, साथ ही मातृभाषा के अध्ययन के लिए एक स्थिति बन पाई। राज्य में त्रिभाषा सूत्र से बाहर जाकर किसी भी भाषा को शिक्षण में शामिल करने के लिए एक पूरी व्यवस्था या पूरा जो तंत्र था वो स्वतंत्र था। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में लिया जा सकता था, इसे आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में त्रिभाषा सूत्र को अतिक्रमित किए जाने के लिए 1953 में जब यूनेस्को ने इस बात की घोषणा की कि बच्चे की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से बेहतर नहीं हो सकता, तब तमाम समूह अपनी भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कई प्रकार के बदलावों और दबावों की चर्चा प्रारंभ की। प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखें तो बहुभाषाई माहौल यानी
मल्टी लैंग्विस्टिक इन्वायरमेंट ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित होगी। और अगर हम देखें विद्यालय स्तर पर, विशेषकर प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा का अनुदेशन है उसका मातृभाषा में होना कंपलसरी। एनसीईआरटी ने 1986 में इस बात को फोकस भी किया कि बच्चे की मातृभाषाओं का ख्याल रखा जाए। लोगों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भागीदार बनाने के लिए मातृभाषाओं का बड़ा महत्व होगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक दबाव ये बना कि ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले के तहत कई सारे बच्चों के ऊपर दबाव बने। भारत जैसे देश में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बनकर उभरी है कि वो स्टैंडर्ड सेट करने लग गई है। मतलब जिसको अंग्रेजी आती है वो ज्यादा ब्रिलियंट, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कम ब्रिलियंट, ऐसा आकलन नुकसान पहुंचा रहा है। तो त्रिभाषा सूत्र के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि त्रिभाषा सूत्र है क्या और जिसके बारे में क्यों लागू किया जाना चाहिए, भारत की भाषाई विविधता को कैसे समेटा जा सकता था, इस पर मैंने डिटेल में चर्चा की। बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर दोस्तों के साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।